हेलो एवरीवन, मैं हूं पलक और आज हम बात करने जा रहे हैं एनएमआर के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में कि एनएमआर का इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका कैसे वर्क करता है और किस तरह से वो अपने कंपाउंड में सैंपल लेता है, उसको एनालाइज करता है, फिर उसका एक हमें पीक और एक हमें डिटेक्टर के थ्रू एक डेटा देता है। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमारी एप्लीकेशन मतलब एनएमआर के लिए क्या एप्लीकेशन ज़रूरी होंगी, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि एनएमआर का इंस्ट्रूमेंट कैसे वर्क करता है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है एनएमआर इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, नॉर्मली हमने देखा था कि एनएमआर और जितनी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती हैं उसमें हम रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी बिना किसी रेडियो फ्रिक्वेंसी के हो ही नहीं सकती, मतलब हमें इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो फर्स्ट थिंग हमें क्या नीड है इसमें, तो हमें सबसे पहले ज़रूरत है रेडियो फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी की हमें ज़रूरत पड़ती है इसमें। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है वो किस लिए ज़रूरत होती है, जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं क्या लूँगी, मैं खाना खाऊँगी, खाने से मुझे एनर्जी मिलेगी, फिर मैं काम करूँगी, फिर मेरी बॉडी अच्छे से काम करने लगेगी। ऐसे ही हर मशीन का है। अगर हम कोई भी सैंपल लेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी अप्लाई करें, जिससे कि जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ी एनर्जी फील करने लगे और काम करने लगी। ठीक है, तो अब इसमें हम सेकंड थिंग जो बहुत नेसेसरी है वो होता है ये तो मैग्नेट में होता है। ठीक है, मैग्नेट में लगा होता है और मैग्नेटिक फील्ड में रेडियो फ्रिक्वेंसी हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग हमें इसमें ज़रूरत पड़ती है डिटेक्टर की। हमें डिटेक्टर मतलब जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो हमारे जैसे हम खाना खाते हैं और हमारा जो फूड होता है वो न्यूट्रिशन लेता है, ब्लड को इन्फ्लेटुएट करता है, क्लीन करता है और हमारे माइंड को सिग्नल देता है कि अब हमारा पेट भर गया है और हम पूरी एनर्जी से अब कुछ भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें डिटेक्टर होता है हर फ्रिक्वेंसी और मतलब हर इंस्ट्रूमेंट में। जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें हर किसी में एक रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, फिर डिटेक्टर होता है, और जो थर्ड थिंग होती है इसमें वो होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर भी वेव्स को हिलाता रहता है और मतलब फ्लक्चुएट करता रहता है उनकी, जिससे कि हमें एक अच्छा डेटा मिले, जिससे हम पता कर पाएँ कि जो अननोन कंपाउंड हमने रखा है वो एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो नॉर्मली जो हम इसमें यूज़ करते हैं वो नॉर्मली होती है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि हम इसमें मतलब क्या क्या लेते हैं। सबसे पहले इसमें एक होती है सैंपल ट्यूब। अब मैं कहीं तो कुछ सामान लूँगी ना, तो मतलब एक हमारी होती है सैंपल ट्यूब। ये बहुत छोटी सी होती है। ठीक है, मैं आपको स्ट्रक्चर पहले दिखा चुकी हूँ इसका। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक ऐसे बेलन की तरह एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एस टाइप के स्ट्रक्चर की एक क्यूवेट सी होती है, मतलब उसमें हम अपने उसे हम सैंपल ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है हमारी सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब में हम अपना कोई भी सैंपल पूर कर देते हैं, और ये जो होती है हमारी सैंपल ट्यूब ट्रांसलेटर होती है। ठीक है, और अब हम इसमें क्या देखते हैं, अब इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें मैग्नेट्स भी चाहिए इसमें। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमने नॉर्थ और साउथ पोल इसके ये बना दिए हैं। ठीक है, यार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब हम इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो हम यहाँ से इसमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, प्रोवाइड करने से ये घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तो इसमें जो भी सैंपल होगा
उसके जो हमारे प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे कि वो किस साइड जा रहे हैं, ठीक है। अब जब ये घूमेगा तो ये सब कुछ अलग कर देगा, फिर इसमें एक आ जाएगा हमारा डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर होता है, इसमें ये जो डिटेक्टर है ये हमको कैसे पीस देता है, मतलब ये हमें कोई पर्टिकुलर डेटा नहीं देता कि हमने इसमें कोई भी चीज़ लगाई और ये घूमा और इसने हमें बोला कि ये लो ये है इसका आंसर। नो, ये कभी ऐसा नहीं बोलता, ये हमेशा ऐसे पीक्स के थ्रू में आंसर देता है। अब हमें डिटेक्ट करना पड़ता है कि ये पीक्स किसकी हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा हाइड्रोजन है, मतलब इसमें है क्या। तो हम इसके बेसिस पे डिटेक्ट मतलब पता करते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। जो इंस्ट्रूमेंटेशन होता है वो मोस्टली वर्क करता है इन सैम्पल के लिए। तो अब इसमें जो नॉर्मल हम प्रोजेक्शन देखते हैं, तो अब हम इसमें नॉर्मल प्रोजेक्शन देखते हैं, इसका क्या होता है, ठीक है। ये हमारा मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये हमारा प्रोटॉन है। कोई भी ऊपर से अपनी जो ये इलेक्ट्रिक रेडिएशन है ये इस पर डालेंगे तो क्या होगा, या तो ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, या तो ये कहेगा नहीं यार मुझे नहीं होना, ये जो आउटर जो फ्रिक्वेंसी है बहुत कम आ रही है तो मैं इसको धक्का दे सकता हूँ, इसे हटा सकता हूँ, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है, ठीक है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के अलाइंड जाने लगता है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं शील्डिंग। और जब ये मैग्नेटिक फील्ड को धक्का दे देता है तो हम इसको कहते हैं डी शील्डिंग। अब ये क्या नए टर्म आ गए, शील्डिंग और डी शील्डिंग। अभी तक तो ये एनएमआर ही चल रहा था, रेडियो फ्रिक्वेंसी ही चल रही थी, अब ये क्या पॉइंट आ गए, ठीक है। जैसे मैं अपना एग्जांपल रखती हूँ कि जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी वीक हूँ, ठीक है, अगर 4 लोग मुझे पकड़ के धक्का मारेंगे या फिर मुझे खींचेंगे तो मैं उनके सामने वीक पड़ूंगी और फिर मैं तो इस साइड खिंच जाऊंगी या फिर इस साइड खिंच जाऊंगी, मतलब स्ट्रॉन्ग लोग मुझे खींच देंगे, ठीक है। तो मैं उनके साथ ही मुझे जाना पड़ेगा कि वो स्ट्रॉन्ग है, मैं उनसे लड़ नहीं सकती हूँ, तो मैं उस साइड ही चली जाऊँगी। और इसी जगह आती हूँ अगर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और अगर मेरे पास एक जने मतलब 2 जने हैं बस और वो मुझे खींच रहे हैं और मैंने अपनी पूरी ताकत लगा के मैंने कहा नहीं मुझे अपनी साइड जाना है और मैं ताकत लगा के अपनी साइड चली जाऊँगी और उन्हें छोड़ दूँगी, तो मतलब मुझे आउटर एनर्जी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वहीं जाऊँगी जहाँ मुझे जाना होगा। तो मैं फ्लिप हो जाती हूँ और मैं दूसरी साइड जाने लगती हूँ। मतलब मैं जब किसी को डिवोट करूँगी या फिर मैं किसी को धक्का दूँगी, किसी को डाउन करूँगी, धक्का दे दूँगी, तो मैं डी शील्डिंग हो जाऊँगी। मतलब मैं फील्ड से अलाइन नहीं करूँगी, मैं अलग चली जाऊँगी कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं दूसरी साइड जा सकती हूँ, तो ये डी शील्डिंग हो जाता है। लेकिन अगर मैं वीक हूँ और मुझे लगता है कि यार मैं इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं अप्लाई कर सकती हूँ, मेरा बस हो गया है, मैं इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती, तो मैं उनके साइड करूँगी, ठीक है भाई चलो जहाँ चलना है, मेरे में अब ताकत नहीं है लड़ने की, तो मैं शील्ड हो जाऊँगी, ठीक है। शील्ड मतलब मुझे चारों तरफ से अब मतलब अब पूरी तरह से बंद हो चुकी हूँ, प्रोटेक्ट हो चुकी हूँ और मुझे अब ज़रूरत मतलब मैं कुछ कर ही नहीं सकती, तो मुझे चली जाऊँगी। शील्डिंग मतलब होता है मेनली कि किसी चीज़ को शील्ड मतलब बचा लिया है, किसी चीज़ से बचाना या किसी चीज़ से मतलब बच जाना होता है, ठीक है। और डी शील्डिंग मतलब किसी चीज़ को मतलब हटाना कि भाई हमें कोई शील्ड नहीं चाहिए, मैं तो अपनी साइड जाऊँगा, ठीक है। तो जब हम ये ट्रांसफ़र करते हैं तो ये जो सोर्स होता है मतलब ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी है ये सोर्स है और इसी तरह से जो हमारे प्रोटॉन होते हैं वो वर्क करते हैं इस एनएमआर में, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है। तो ये फ्लिप कर जाता है और या फिर नहीं करता है, मेनी अलाइंड भी हो जाता है। तो जो नॉर्मली हम देखते हैं फिर जो मतलब हमारा जो डेटा आता है, ठीक है, फिर हम ये डेटा किसके बेसिस पे डिवाइड करते हैं, तो नॉर्मली हम केमिकल शिफ्ट होती हैं, ठीक है। केमिकल शिफ्ट होती है, केमिकल शिफ्ट में एक डेटा होता है 0 to 12, ठीक है। हर उस पे एक मॉलिक्यूल होता है, कहीं CH3 हो गया, कहीं CH2OH हो गया, कहीं बेंजीन रिंग हो गई, तो मतलब ऐसा एक हमें डेटा मिला होता है और हमें जो क्वेश्चंस आगे दिए होते हैं
वो एक एज अ पीक दिए होते हैं, मतलब इसकी जो केमिकल शिफ्ट है वो इतनी है, इसकी केमिकल शिफ्ट इतनी है, तो हम किस बेसिस पे निकालेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ नंबर ऑफ सिंगल ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब इनमें इसमें हम नंबर ऑफ़ सिग्नल्स निकालना सीखेंगे। ये बहुत कॉमन और सिंपल एग्जांपल्स हैं, पहले हम ये ट्राई करेंगे, फिर हम देखेंगे कि जो अच्छे क्वेश्चंस हैं वो बाकी में कैसे होते हैं जब हम केमिकल शिफ्ट के फैक्टर्स पढ़ेंगे, मतलब फैक्टर अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। और फिर हम एक डेटा देखेंगे, केमिकल शिफ्ट का क्या डेटा होता है, उसके हिसाब से फिर हम दूसरे क्वेश्चंस करने की ट्राई करेंगे कि कैसे उसके क्वेश्चन होते हैं केमिकल शिफ्ट की। ठीक है, तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हैं, क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देख लिया, अब हम इन्हें नंबरिंग देंगे या फिर हम ABCD भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया A, हमने इसको मान लिया A, इसको हमने मान लिया B और इसको मान लिया C। ठीक है, अब ये जो है हम इसमें क्या क्या चीज़ें देखते हैं, मतलब हम इसमें प्लेन और सिमेट्री देखते हैं। ठीक है, प्लेन और सिमेट्री मतलब कोई भी कंपाउंड आइडेंटिकल होता है तो हम उसको एक जैसा ही मानते हैं। ठीक है, और या हम देखेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हम जब इसमें प्लेन लगाया तो ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं। ठीक है, इसको भी A मान लिया, इसको भी B मान लिया, इसको भी C मान लिया, इस प्रोटॉन को। उस हिसाब से इसमें जो सिग्नल्स हैं वो दो टाइप के होंगे, 2 टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसकी मिरर इमेज है, जिसकी वजह से ये दोनों मतलब सेम पीक्स देंगी। ठीक है, सेम पीक देंगे, हम इनका अलग अलग नहीं देंगे कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल हाइड्रोजन सेम है इन सब चीज़ में। ठीक है, तो ये 2 टाइप के सिग्नल्स देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें प्रोटॉन्स की। ठीक है, इसमें कितने टाइप के प्रोटॉन है, पहले हम देखते हैं कि कितने टाइप के डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। तो इसमें एक ही CH3 है, ये A है, इसको हमने A मान लिया। फिर O के बराबर में ये वाला है, इसको हमने B मान लिया, क्योंकि जो इसकी भी जो हमने बात करी थी पहले वीडियो में कि हम हमेशा देखते हैं कि हमारा जो एनवायरनमेंट कैसा है प्रोटॉन के बराबर का, तो इसमें इस साइड ऑक्सीजन है, इस साइड हमारा कार्बन है, तो इन दोनों का एनवायरनमेंट चेंज है, तो इसको हमने B मान लिया। अब हम इसको C मान लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके एक साइड का एनवायरनमेंट अलग है और NH2 को भी अलग एनवायरनमेंट में रखेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा। और फिर एक इसमें ये है A, B, A दोनों A, B, E, C, ये D, इधर भी तो प्रोटॉन है। ठीक है, तो इसमें कुल मिला के 4 सिग्नल्स हैं इसमें भी। ठीक है, अब हम देखते हैं इस कंपाउंड को। अब इसमें क्या डिफरेंस है, दोनों में क्लोरीन है, मानने को हम दोनों को मान सकते हैं सेम, लेकिन हम इसमें सेम नंबरिंग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये जो CH2 है इसके एनवायरनमेंट में सिर्फ एक हाइड्रोजन है और एक साइड क्लोरीन है। ठीक है, तो हम इसको A नंबर दे देंगे। ठीक है, और फिर जब हम CH का देखेंगे तो CH का इधर CH2 है, हो गया डिफरेंट एनवायरनमेंट, इधर Cl है और इधर CH3 है, तो हमें तीनों जगह मतलब डिफरेंट टाइप के कंपाउंड मिल रहे हैं, तो इसको हम B दे देंगे। और ये जो CH3 है इसके बराबर में CH है, तो हम इसको C दे देंगे। ठीक है, तो मतलब इसमें 3 टाइप्स के सिग्नल मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी। अब ये थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि अब हम इसमें देखेंगे कि बिलो द प्लेन है, अबव द प्लेन है। क्यों? क्योंकि इसमें बिलो द प्लेन, अबव द प्लेन इस डबल बॉन्ड की वजह से आ गया। जब भी हम डबल बॉन्ड अप्लाई करते हैं कहीं भी, तो उसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टीज़ हो जाती हैं, लेकिन इसमें हम डबल बॉन्ड से प्लेन देखेंगे, मतलब इसमें दोनों साइड अलग प्लेन लगेंगे। ठीक है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा कार्बन है, ये हमारे हाइड्रोजन, ये हमारा डबल बॉन्ड है, ये हमारा हाइड्रोजन और ये। अब लगना तो ये चाहिए कि इसमें क्लोरीन का तो हम नहीं देखते, इधर एक प्रोटॉन हो जाएगा, इधर एक प्रोटॉन होगा, लेकिन नहीं, इसमें
ये जो प्रोटॉन है ये दोनों साइड अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्यों? इस प्रोटॉन का देखेंगे, इसके एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन इसके इस साइड एनवायरनमेंट में क्लोरीन है, हो गया इसका एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है। तो अब हम इसको ए मान लेंगे, लेकिन ये जो दूसरा हाइड्रोजन है इसका भी एनवायरनमेंट चेंज है। क्यों? क्योंकि इसके हाइड्रोजन के बराबर में ये इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, इस वाले के में एक साइड हाइड्रोजन एक साइड क्लोरीन, ठीक है। तो इसका एनवायरनमेंट चेंज, इसमें दोनों साइड हाइड्रोजन है तो इसका एनवायरनमेंट चेंज, ठीक है। और ये थर्ड वाला है इसका फिर वैसी है, लेकिन इसमें इसके बॉन्ड से इधर से क्लोरीन था, लेकिन इसका ये बराबर में क्लोरीन है, ठीक है। तो इन दोनों का भी एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। तो इसमें तीनों के मिला के इसमें 3 टाइप्स ऑफ सिग्नल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे एनएमआर में नंबर ऑफ सिग्नल्स, नंबर ऑफ पीक्स। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हमें बस नंबर ऑफ सिग्नल बताने पड़ते हैं या फिर कौन सा वो फॉलो करेगा कौन सा नहीं करेगा। एक और क्वेश्चन मैं बात करती हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कितने टाइप के सिग्नल्स होंगे। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, फिर अभी मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अब हम इसमें ट्राई करते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स, वैसे देख के ही पता चल जाता है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स कैसे हैं। तो अब हम इसमें देखते हैं। क्यों? ये हमारा नॉर्मल कार्बन है, ठीक है, इसके आसपास CH3 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 CH3, इसमें चारों CH3 का एनवायरनमेंट सेम है। ये जब एनवायरनमेंट सेम होता है तो ये पीक भी सेम ही देते हैं, ठीक है। तो ये सब मिला के मतलब पीक तो ये अलग अलग शो करेंगे लेकिन सिग्नल एक ही देंगे, 1 सिग्नल। तो इसकी जो पीक आएंगे वो कुछ ऐसे ऐसे आएंगे एक ही जगह पे, मतलब एक ही जगह ऐसे, ठीक है। सेम पीक आएगी